नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा। बच्चों की मासूमियत और उनकी सुरक्षा, इसका हमें ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, उनकी मानसिक सेहत, उनकी शारीरिक सेहत का ध्यान रखना है। खास तौर पे तब जब ये पैंडेमिक पूरी दुनिया को अपना शिकार बनाए हुए है और कैसे हम अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें, कैसे उनकी फिजिकल, मेंटल हेल्थ को बचाए रखें, उसको सुरक्षित रखें। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एन के शर्मा, जो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और नेचुरोपैथ भी हैं और साथ ही लाइफ कोच भी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर एन के शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। मेरा सब लोगों को मेरा बहुत-बहुत सब दर्शकों को नमस्कार मेरा। तो डॉक्टर एन के शर्मा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सारे पेरेंट्स के मन में ये चिंता होगी कि इस समय बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ कैसे दी जाए। जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उन सब के बीच में एक नॉर्मल लाइफ, उनकी ग्रोथ, उनकी मेंटल ग्रोथ हो, उनकी फिजिकल ग्रोथ हो और वो इस पैंडेमिक में इस बचे भी रहें, सुरक्षित रहें। तो जिस तरह कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का जो असर होगा वो बच्चों पर हो सकता है, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के लिए वैक्सीन की भी बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ हम आपसे समझना चाहेंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें। बच्चों का जो दिल है ते कहते हैं मासूम होता है, उन पर हर चीज़ का असर होता है, हर बात का असर होता है। एक वल्नरेबिलिटी भी होती है। तो ऐसे में कैसे बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखा जाए, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ। पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि जो भी बच्चा दुनिया में आता है, वो एक पेड़-पौधे की तरह, एक जानवर की तरह, एक मतलब कोई भी लिविंग बीइंग की तरह, जी। वो अगर उसको नॉर्मल जो भी एलिमेंट्स जो बॉडी के ग्रोथ के लिए, हेल्थ हेल्थ के लिए चाहिए होते हैं, वो उसको मिल रहे होते हैं, तो फिर वो बहुत ही नेचुरल वे में अपने आप ग्रो हो रहा होता है और उसकी बॉडी में कभी कोई दिक्कतें नहीं आती वास्तव में। देखिए, अभी इसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट जो है दुनिया में चलते हैं। एक मेरा वाला कॉन्सेप्ट है जो कुछ लोग ही फॉलो करते हैं और एक सामान्य जनता का कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल अलग है। देखिए, सामान्य लोग ये मान कर के चलते हैं कि हमारे बच्चे अ जब प्रेग्नेंट होता है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में जाएगा ही, मतलब प्रेगनेंसी को भी डिज़ीज़ बना दिया गया है और जब वो पैदा जी। होगा, उसको प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको कुछ न कुछ तो डॉक्टरी मेडिकल एड चाहिए ही। तो इस तरह से वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है, इसलिए अगर बच्चा बचपन में आने के बाद छोटी-मोटी प्रॉब्लम होती है, तो उनको हम मेडिकली एड देने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि डिलीवरी जो है, प्रेगनेंसी जो है, ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर दुनिया का प्राणी जो है आराम से कर रहा होता है। ये ह्यूमन बीइंग ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो अब बच्चा देखिए, बच्चे की जो हेल्थ और इम्यूनिटी है ना, ये हमेशा प्रेगनेंसी से ही डिसाइडेड होती है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान अगर माँ बहुत स्ट्रेस में रहती है, डिप्रेशन में रहती है और फ़ियर में रहती है या एंग्ज़ायटी जो भी होती है और साथ में खान-पान में थोड़ी वो अस्त-व्यस्त रहती है, यानी कि बेढंगा खाना खाती है जो कि थोड़ा डेफ़िशिएंट फूड है एक प्रकार से, या हेवी खाना खाती है, तो उसको शायद नहीं मालूम कि जब हम कोई हेवी फूड खाते हैं, मान लीजिए वो फैट खाती है, प्रोटीन खाती है, तो बॉडी चूँकि उसके अंदर एक नया प्राणी पनप रहा होता है, तो उसके जी। भी ऑर्गन का थोड़ा यूज़ होके वो भी टॉक्सिक हो जाता है या ओवर स्टेंड हो जाता है। ये एक सबसे बड़ी अनोखी बात है। और अगर हम डेफिशिएंट फूड खा रहे होते हैं, तो हमारी जो जेनेटिक जो बिल्डअप है, वो बहुत कमज़ोर होती है क्योंकि हमने एक अच्छा माल सप्लाई नहीं किया और बॉडी ने इकोनॉमिकली किसी भी तरह अपने आप को जो मिल गया उससे एक बिल्डिंग बना दी उसने। तो इसलिए जब बच्चा बाहर आता है, तो एक अच्छी रेजिस्टेंस के साथ में कोई आता है, कोई बच्चा एक थोड़ी वीक रेजिस्टेंस के साथ आता है। तो अब इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? देखिए, यूट नेचर तो चाहती थी। देखिए, पहली बात तो नेचर मतलब लाखों करोड़ों जो सीमेन है, वीर्य कण है, उसमें से एक स्ट्रॉन्ग वीर्य कण को चुनती है दुनिया में लाने के लिए। तो कुदरत तो अपनी तरफ से परफेक्ट अच्छी चॉइस मेकर है। लेकिन आदमी अगर जो मतलब महिलाएँ जो मतलब गर्भ में धारण करती है, अगर वो थोड़ी केयर नहीं करती है, तो उसका असर बच्चे पे आता है। तो यहाँ से उसकी इम्यूनिटी की बेस बनने लगती है। उसके बाद बच्चा जब बाहर आ जाता है, तो अब उसके बाद ये सब अच्छी तरह जानते हैं
कि मदर्स मिल्क के साथ में बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है और बाहर का कोई भी अगर मिल जाता है तो वो उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा माँ का दूध पीता है और वो उसके ब्रेस्ट से अटैच होता है, तो माँ की जो ऑरा एनर्जी है और जो इमोशनल जो वाइब्रेशनल फीलिंग है, वो बच्चे को जाकर एक बहुत सिक्योर ऑरा उसके आस-पास बना रहा होता है और बच्चा बहुत सिक्योर फील करता है जब वो दूध पीता है। पर अधिकतर कई माँएँ जब अगर दूध नहीं पिलाती है मान लो और बाई चांस कोई कारण से या नहीं तो अपने कॉस्मेटिक कारण से या नहीं तो कोई नेचुरल डिफेक्ट से या नहीं तो फिर कोई और कारण से दूध नहीं आया। या नहीं तो कई बार क्या होता है कि लोग जो है फैशन के कारण भी नहीं पिलाते मान लो, तो उस कारण से क्या होता है बच्चा फिर एक बाहर के बॉटल दूध से जो है जुड़ जाता है। तो उसका एक तो वहाँ से उसकी इम्यूनिटी और कट हो गई, क्योंकि उसको माँ का कोई वाइब्रेशन ही नहीं मिला। वो तो बाहर के बॉटल प्लास्टिक की बॉटलों के साथ चलता रहा और उसके बाद में अच्छा अब यहाँ पे एक बात समझने की क्या है कि अगर बच्चा माँ का दूध नहीं मिला, तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिली, सीधी-सी बात है। उसको किसी दूसरे जानवर का दूध मिलता है तो उसका जो उन जानवरों का जो इफ़ेक्ट है, उनका जो ग्रोथ हार्मोन, उनके अंदर जो म्यूकस है या बलगम है, जो उनके एलर्जी कंपाउंड्स हैं, जो उस जानवर के जो डिज़ाइन था, वो हमारे बॉडी में हमें इंजेक्ट करना पड़ता है और फिर बॉडी चूँकि एक अबनॉर्मल एनिमल्स का फूड जब हमारे बॉडी में आता है, जो कि हमारे लिए डिज़ाइन नहीं है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगी ही। तो उसको कई तरह के इन्फेक्शंस वगैरह होंगे, सर्दी-जुकाम लगेंगे, बलगम बनेगा, पेट खराब होगा, रोएगा। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि बच्चे कभी रोते नहीं हैं, बच्चों को रुलाने की अच्छी व्यवस्थाएँ की जाती है, क्योंकि गलत आहार आपने ही दिया बच्चे को, तो उसका असर फिर उसको भुगतना पड़ता है बेचारे को। वरना बच्चा बैठे-बैठाए क्यों रोए? वो तो आराम से सोने के लिए डिज़ाइन्ड है बेचारा। तो इसीलिए अगर हम बच्चों को प्रॉपर माँ का दूध दें और जब तक उसको दाँत ना आए, उसको अनाज ना दें, क्योंकि दाँत नहीं का मतलब अभी डाइजेस्टिव जूसेस नहीं है। तो फिर अब पेट में कुछ भी गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है ना भैया, खाली माँ का दूध पी रहा है और थोड़ा दाँत नहीं है तो थोड़ा पल्पी फ्रूट्स वगैरह खा रहा है, क्योंकि ग्रेन तो खा नहीं सकता। अब अगर कोई जानबूझ करके बाहर के ग्राइंडर में सेरेलैक में कई तरह के जो पाउडर बन जाते हैं आजकल आर्टिफिशियल, वो अगर बाहर का कोई अगर उसको इन्फेंट फूड अगर दे रहे हैं हम उनको बेबी फूड, तो फिर वो जाकर बॉडी में बहुत ज़बरदस्त चढ़ता है, क्योंकि अभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, तो फिर बॉडी उसको फाइट करने के कारण पेट में जब सड़न होती है, तो फिर तो बच्चों को फिर बलगम, जुकाम, डायरिया, फोड़े, फुंसी ये सब होने लगते हैं। देखिए, बच्चे के अंदर फोड़े, फुंसी, सर्दी, जुकाम होने नहीं चाहिए थे, आपने कॉज़ दिया, तो बॉडी ने बोला। तो अब आप कॉज़ नहीं देते तो बॉडी नहीं बोलती, बड़ा सीधा हिसाब है। अब देखिए, जहाँ आज मैंने कहा ना कि 2 तरह के लोग हैं, अब आज एक सामान्य जनता बच्चों की इस बीमारियों को नॉर्मल मानती है। एक मैंने अपने बच्चों को, मेरे अपने ग्रैंडसन को भी आज से बचपन से अब तक कभी कोई रात को रोए नहीं, कभी कोई तकलीफ नहीं देखी, कभी बीमार नहीं पड़े, ना उनको कोई फोड़े-फुंसी हुए, ना कभी डायरिया हुआ। का कारण क्या है? हम बड़े कॉमन सेंस से हम उनको पालते रहे, जो कि सारी दुनिया के जानवर भी पालते हैं, उनके बच्चे भी इस तरह से बीमार नहीं होते। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कॉज़ नहीं दिया तो मैंने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दिया, क्योंकि कुछ भी बॉडी में इन्फेक्शन होने का चांस ही नहीं था। अब पेरेंट जो है 2 साल के पहले उसको अनाज देना शुरू कर देते हैं और उनको बिस्किट खिलाना शुरू कर देते हैं और उनको बाहर का दूध पिलाते हैं। फिर धीरे-धीरे और फिर 2-3 साल का होने लगता है, तो फिर आप जानते हैं कि आज घरों में क्या स्थिति हो गई है कि बच्चा बचपन से जो माँ-बाप खा रहे होते हैं, वही उनको वो फ़ॉलो कर रहा होता है। अब मान लो माँ अगर बचपन में अगर अपने नाश्ते में अगर कॉर्नफ्लेक्स और इस तरह के प्रोसेस्ड फूड खा रही है मान लो, जो कि एक प्रकार से रिफाइंड स्टार्च है, या ब्रेड खा रही है, सैंडविच खा रही है, कोई जाम खा रही है, कुछ भी मान लो, तो फिर वो बच्चा भी उसी को देखकर वो माँगेगा और वही उनको खिलाना पड़ता है। देखिए, जनरली मैंने देखा है, माएँ हमेशा बच्चों को वही खिलाती जो वो खुद खा रही होती है और उनकी जो कमज़ोरी होती है ना, वो उनको दे रही होती है। मैं तो ऐसे कई परिवार को जानता हूँ कि माँ चाय पीते-पीते बच्चों को भी 2-4 घूँट पिला देती है। मेरा बच्चा चाय पिएगा, मेरा बच्चा कॉफ़ी पिएगा, ऐसे प्यार से होता है ना इमोशनल एक जो अटैचमेंट होता है। तो ऐसे हम तो यहाँ से
उनकी जो रॉन्ग फीडिंग की जो अपनी कमज़ोरियों की आदत जो है ना पेरेंट्स की, वो बच्चों में आने लगती है। तो उसका एक रीज़न है कि बच्चों को जो अच्छा खाना मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता। तो अब होता क्या है देखिए, बच्चे मैंने कहा ना बच्चे को बीमारियाँ होती नहीं हैं, बच्चों को हेल्दी रखना बड़ा आसान काम है। क्यों मालूम है? बच्चे नेचुरली अपना बहुत स्ट्रॉन्ग वाइटल फोर्स जितना मिला है मतलब हो सकता है किसी का 100 किसी का 90 किसी का 80 होगा, पर कुछ तो वाइटल फोर्स लेकर आया है। ये वाइटल फोर्स बॉडी को कभी भी किसी बीमारी में जाने नहीं देता, आपको बहुत प्रोटेक्शन में रखता है और बचपन में 3-4 2-3-4 साल की जो उम्र होती है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छी प्रोटेक्टिव उम्र होती है। बच्चा चूँकि अभी अभी ताज़ा है, नया है, एनर्जी बहुत हाई है, तो होता क्या है कि बच्चे अगर बीमार भी पड़ते हैं ना, तो आपको आपको जानकर के हैरानी होगी कि इनका फ़ीवर 104 के बजाय 105 के ऊपर तक जाने लगता है। इसका कारण क्या है? देखिए, फ़ीवर डैमेजिंग तो तब कब होता है मालूम है कि जब बच्चों को बहुत एक्सट्रीम मेडिकेशन करके उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो बॉडी बार-बार रिबाउंड करती है, यूँ समझ लें। तो इसीलिए तो फीवर थोड़ा हल्का-फुल्का माइल्ड मेडिकेशन करना या थोड़ा पेट पे ठंडे पानी की पट्टियाँ नेचुरल कोई होम रेमेडीज़ करना, उससे उसको कंट्रोल करना चाहिए जहाँ तक हो सके। लेकिन बच्चों में ये जो हाई फीवर आता है ना, इससे लोग डर जाते हैं, क्योंकि बच्चों को हाई फीवर ही आएगा। हम जैसे लोगों को 104, 105 तक आता है, तो बच्चों को तो 106, 107 तक भी जा सकता है। हाँ, वो हालाँकि जो फ़ीवर की जो कंडीशन होती है ना, वो लंबे समय तक नहीं रहती, वो 1-2 घंटे तक, 3 घंटे तक रहती है, बाद में अपने आप 105, 104 में वापस आ जाती है। पर वो फिर भी वो डर लगा रहता है और लोगों को डर रहता है कि कहीं डैमेज ना हो जाए ब्रेन हमारे। तो पर हाँ, तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि 104, 105 के ऊपर है। थोड़ा उसको नीचे लेकर आ जाओ, लेकिन पूरा नीचे लेकर मत आओ। तो उससे उसका फ़ीवर काम करेगा और बच्चा जो है 2-4 दिन में नॉर्मल होके वापस लौट के आ जाएगा। तो ये एक बात जो है समझना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे ये फ़ीवर का मैंने बात क्यों उठाई कि बच्चों की वाइटैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने की ताकत भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसीलिए जी, कोई भी वायरस को उसके ऊपर अटैक करना आसान काम नहीं होता। आज अगर आपने देखा होगा इस पूरे कोरोना काल में जब लास्ट ईयर भी आया था और अभी भी आया हुआ है, तो बच्चे ज़्यादा सेफ साइड में रहे, उनको इन्फेक्शन कम हुआ। तो इसका जी। कारण क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस उनकी थोड़ी बेटर है नॉर्मल लोगों के मुकाबले। अच्छा, हुँ, अब यहाँ पे समस्या क्या है? इम्यूनिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? देखिए बच्चे की इम्यूनिटी चाहिए। एक तो होता है नेचुरल गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है। एक होता है अब आप उसको एनहांस करते हो बाय एक प्रॉपर फीडिंग एंड प्रॉपर मैं उसको मतलब एक एनवायरमेंटल केयर करते हुए। तो अब अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों को बचपन से अगर हम उनको ब्रेड खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स खिला रहे हैं और उनको मतलब चीज़, स्नैप मतलब जैसे होता है ना जी। मैगी खिला मतलब 3-4 साल, 5 साल के बच्चे आजकल यही सब डिमांड कर रहे हैं। कई और कई तरह के आजकल जो ड्रिंक्स वगैरह आ गए, वो सब पिला रहे हैं। तो अब ये खरीद के कौन जो लाता भी है? पैकेज्ड प्रोसेस्ड ड्रिंक्स है, खाना है, कुछ भी हाँ, प्रोसेस्ड है, फास्ट फूड है, वो सब बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो बच्चों को वो क्या डाइट देनी चाहिए, उसके बाद मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी डाइट के बाद कि ऑनलाइन क्लासेस भी जिस तरह बच्चे ले रहे हैं, उसका 5-5 घंटे बैठे हैं, उसका उनकी हाँ, हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर, फिज़िकल हेल्थ पर, आँखों पर अ, ओवरऑल बहुत वेल-बीइंग पर उसका क्या बुरा असर पड़ रहा है? क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट भी ये कह रहे हैं, इवन जो आँखों के डॉक्टर भी हैं देश के रिनाउंड, वो भी ये कह रहे हैं कि 20 मिनट से ज़्यादा तो स्क्रीन की तरफ आपको लगातार देखते भी नहीं रहना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। तो अब हाँ, 5-5 घंटे बच्चों को स्क्रीन के सामने बैठा रखा है, फिज़िकल क्लासेस है तो बात अलग है, तब आप 5 घंटे पढ़ा सकते हैं प्राइमरी के बच्चों को, लेकिन प्राइमरी के बच्चों को अगर 5 घंटे सुबह से लेकर उनको दिन तक पढ़ाया जा रहा है, लगातार कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने बैठा के क्लासेस हो रही हैं। तो मुझे लगता है स्कूलों को भी इस तरह की शायद गाइडेंस नहीं है कि वो साइकियाट्रिस्ट से मेरी बात हुई देश के रिनाउंड जिनका ये कहना है कि उसी सिलेबस को छोटे में पढ़ा दिया जाए, सब कुछ पढ़ाना इस समय ज़रूरी नहीं है, सब कुछ फ़ीड करना स्टूडेंट्स को ज़रूरी नहीं है। लेकिन तो इस स्थिति में आपका क्या कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस का बच्चों के ऊपर उनकी ओवरऑल वेल-बीइंग, मेंटल, फिजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है? हाँ। और देखिए उसका पूनम क्या अल्टरनेटिव विकल्प हो सकता है?
मैं दोनों चीजें पहले जरा मैं न्यूट्रिशन पर थोड़ा लेकर फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो क्या है, बच्चों का हेल्थ मेंटेन करना बिल्कुल मुश्किल काम है, कुछ करना ही नहीं है। सच बात बताऊँ तो कुछ करना ही नहीं है। बच्चों के पीछे खाना लेके मत भागो, बच्चे माँगे तो खाना दो। देखिए क्या होता है, बच्चों ने खाना माँगा नहीं और माँ-बाप अपनी कमज़ोरियाँ बच्चों पे थोपते हैं। वो सुबह उनको खाना होता है, वो कहते हैं मेरा बच्चा भूखा है। अरे भूख लगे तो भूखा है ना भाई। तो असली बीमारी की जड़ क्या मालूम है? बच्चों को टाइमली ठूँस देना किसी भी तरह, और माएँ अक्सर ऐसी होती है कि उनके दिमाग में रहता है मेरा बच्चा खाता रहे और नहीं खाता तो उसको डराते हैं, उसको कहानियाँ सुनाते हैं, उसको लालच देते हैं। मतलब ये क्यों ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। कोई बच्चा दुनिया का भूखा नहीं रहता। आप बच्चे को, मैं लोगों हर माँ को यही कहता हूँ, आप सब बच्चों को पूछिए, खाली खाना मत पूछिए, क्योंकि दुनिया का कोई बच्चा भूखा नहीं रहने वाला है, वो ज़रूरत पड़े तो माँगेगा। तो आज हमारे भी घर में देखिए, मेरे भी बच्चे पले या मेरे पोते पल रहे हैं, तो उनके पीछे खाना लेके कोई नहीं भागता। वो अपने आप आके कहता है मुझे कुछ दे दो खाने को, तो फिर हम उसको उस समय फिर देते हैं। तो वो माँगे तो दोगे, तो यूँ समझ लेना उसको भूख लगी है और वो माँग रहा है, और डेफ़िनेटली जो खाएगा वो पचेगा। अब हो सकता है कि जंक फूड ही खा रहा हो मान लो, तो भी मैं कहता हूँ कि कम से कम पचेगा तो सही ना, चाहे खाना कैसा भी खाया। तो पहली बात तो माएँ जो है, बच्चों के साथ में खाने के मामले में उनके पेट का निर्णय माँ ना करें, क्योंकि पेट में जितना खाना सड़ेगा ना, उतना बीमारी का जड़ बनेगा और मैक्सिमम एनर्जी जो है, फिर वो डाइजेशन क्या होता है, पूरा खाना तो मिलता नहीं क्योंकि भूख थी नहीं। तो फिर वो इम्यूनिटी धीरे-धीरे ना डाउन होने लगती है। तो फिर रेजिस्टेंस कहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों का? तो सबसे पहले बच्चों को खा घटिया खाना भी खिलाएँ मान लो, तो मैं कहता हूँ भूख से खिलाओ। उस खाने से भी इकोनॉमिकली बॉडी कुछ न कुछ छीन के अपने आप को ज़िंदा रख लेगी और इम्यूनिटी बना के रख देगी। अब देखिए, मैं अगर आपको एक छोटा-सा कंपैरिज़न करूँ, अभी हुँ, तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे आस-पास में जो भिखारी है मेरे एरिया में, जो मैं रोज़ उनको देखता हूँ, ये बच्चे रास्ते में चलते-फिरते रहते हैं, और मैं हर पूरे कोरोना काल में मैंने उन बच्चों को है ना, कार में जब मैं आता-जाता रहता हूँ, रोज़ आना-जाना होता था। ये बच्चों को मैंने कभी है ना ऐसे गायब होते नहीं देखा। वो रोज़ उस रोड के ऊपर धूल-मट्टी में खेल रहे होते हैं और घटिया बासी खाना खा के अपने आप को मेंटेन कर रहे होते हैं। मुझे 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 उन पर शक आता था, यार ये बीमार नहीं पड़ते यार ये? मैं रोज़ देखता हूँ ये खड़े हो जाते हैं यहाँ पे आके। और जो मेरे घर में काम वालियाँ आती थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे काम वालियों का किसी का भी कोरोना पॉज़िटिव नहीं आया अभी तक मेरे पास में। मेरे सा वहाँ पे सफाई करने वाले एमसीडी कर्मचारी है, रोज़ आके सफाई करते, धूल-झंकार में रहते हैं, उनको कोरोना नहीं हुआ। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, और हैरान क्या, मैं तो जानता ही था कि तो अब बच्चों को जो है ना, माएँ कई बार क्या करती है, इतना सोफिस्टिकेटेड उनको है ना बचा-बचा के रखना, एसी में रखना, हवा में जाने नहीं देना, धूल में जाने नहीं देना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बॉडी का ना रेजिस्टेंस ही डेवलप नहीं होता। एक बात हर माँ को, हर आदमी को दिमाग में रखना चाहिए, we are not designed to take 100% प्योर वाटर, 100% प्योर एयर। हम उसके लिए डिजाइन नहीं है। हमने अगर ऐसा किया, ओवर हाइजीनिक हमने अगर काम किया, तो हमें बीमार पड़ना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल डेफिनेट बात। देखिए, आज आज जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, उस कॉलोनी में, सोसाइटी में एक स्पेशल, एक अलग से ना एक मैदान बनाया गया है, जहाँ कीचड़, रेत और उसमें कुछ बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई गई है। तो बच्चों को कीचड़ में खेलने के लिए सोसाइटी में व्यवस्थाएँ पैदा की गई है, क्योंकि बच्चों को कीचड़ में खेलने का, मट्टी में खेलने का मौका नहीं मिलता, जिसको माँ-बाप अक्सर बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात क्या मालूम है, जितना बच्चा बचपन से धूप में थोड़ा उसको मतलब ओपन रखते हैं, बहुत दबा उसको बोलते हैं ना, ऐसे ढक-ढक के कंबल से ढक-ढक के, उसको सारे दिन स्वेटर पहना-पहना के उसको मतलब हर चीज़ से बचाने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा नाज़ुक हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि माँ-बाप पहले तो उसको अ, क खाने-पीने से, एक तो खाना लेके ना भागें, और उसको ओवर प्रोटेक्टिव होकर उसको बचाने की कोशिश ना करें। और दूसरी बात, खाने में देखिए, बच्चों को देना कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चों को देखिए, गाय-भैंस का दूध देंगे तो ये तो पक्का मान के चलना, उनको सर्दी-जुकाम, गैस-वैस, बलगम सब बनना ही है, एलर्जी-वेलर्जी, वो तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। उसके बजाय मैं कहूँगा नट मिल्क लें, यानी कि बादाम का दूध बनाएँ, कोकोनट मिल्क बनाएँ, मूँगफली का दूध बनाएँ, सोया मिल्क बनाएँ। तो इस तरह से वो जो है ना, आजकल कई तरह के जो नट्स और सीड्स होते हैं, ये हमारे लिए 100% सूटेबल है बॉडी के लिए। उसका दूध पिलाएँ या वो खिला सकते हैं। और बाकी नॉर्मल देखिए, बच्चों सारी प्रोटेक्शन के लिए
प्रोटेक्शन के लिए ना फ्रूट्स और सैलेड्स की मात्रा थोड़ी रखें और कोई सीजनल जो जूसेस होते हैं वो पिलाने की कोशिश करें। और बाकी देखिए घर का खाना सिंपल बनता ही है, रोटी सब्जी चावल दाल खिचड़ी दलिया, बस वो बच्चों को खिलाइए आराम से, उतना ही है। बाकी देखिए घर में सारी व्यवस्था आप ही लाके रखते हो, आप ही लाके आइसक्रीम रखते हो, आप ही लाके ब्रेड रखते हो, बिस्किट रखते हो, चॉकलेटें रखते हो, कोल्ड ड्रिंक लाके रखते हो, मिठाइयाँ लाके रखते हो, नमकीन लाके रखते हो, और बच्चे जब खेलते दौड़ते आके खाते हैं तो आप उसको टोकते हो कि सारे दिन तू गलत खाता है, तू जंक फूड खाता है, तो आपने लाके रखा क्यों भाई? भाई आप नहीं लाके रखते। देखिए मेरे घर में जब मेरे बच्चे जब ग्रो हुए, मेरे घर में कभी आइसक्रीम, कोई ब्रेड बिस्किट, कोई जाम, कोई टीन्ड कैन, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ आया ही नहीं, बिस्किट विस्किट आया ही नहीं बचपन से। बच्चों ने बच्चन कभी देखा ही नहीं, शादी ब्याह में जाते तो खाते थे बस। तो आप जरा सोचिए कि ये मैगी लाके रख रहे हैं, माँ बड़ी खुश होकर 2 मिनट की मैगी बना के दे रही है, तो ये भैया जिम्मेदार तो आप हो ना। आप बच्चों को घटिया खाना दोगे, उसकी अच्छी इम्यूनिटी बिल्डिंग कैसे बन सकती है? तो ऐसा नहीं कि नहीं खिलाना चाहिए, बच्चे इसके बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एक सोसाइटी का असर है। पर उसको ओकेजनली दे दो, इतनी समझ हर माँ को होनी चाहिए कि मेरे बच्चों को नेचुरल फ्रूट, सैलेड, स्प्राउट्स, नट्स, जूसेस ये मैक्सिमम दूं और सिंपल घर का खाना खिलाऊं। और जो प्रॉब्लम क्रिएटर है वो है दूध, मैदा या और तला हुआ, थोड़ा इनसे बचाने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा, कम से कम उसकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग रहेगी और डैमेज नहीं होगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है डैमेज होना। और बाकी बच्चों को खूब एनवायरमेंटल में खेलने दें, थोड़ा खेलने के लिए भेजें, तो बच्चा जो है धूप खाएगा, हवा खाएगा, मट्टी मट्टी में खेलेगा, ही विल बी मच मोर हेल्थियर। और तो उससे ये एक तो चीज जानना बहुत जरूरी है। और दूसरा आपने जो बताया टीवी का मामला जो है, और ये जो ऑनलाइन जो काम चल रहा है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे पूर्णिमा जी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अल्टीमेटली जी। आपके सामने एक टीवी है, आपके सामने एक मोबाइल है, मान लो कुछ भी है, एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का जो रेडिएशन है ना, वो टीवी के मुकाबले थोड़ा माइल्ड है, बहुत माइल्ड है, और मोबाइल का उससे भी माइल्ड है। अब यहाँ पे सवाल क्या पैदा होता है पूर्णिमा जी की, आज टेक्नोलॉजी जिस ढंग से आगे बढ़ती जा रही है, और हम लोग कंप्यूटर मोबाइल के साथ बहुत गहराई से जुड़ते जा रहे हैं कि जिसके बिना जिंदगी एक प्रकार से इम्पॉसिबल सी लगने जा रही है। क्योंकि अगर आज हम लैपटॉप कंप्यूटर यूज ही नहीं करें मान लो, और कोई 15-20 मिनट के लिए कोई कभी कोई यूज करता नहीं, सच बात तो ये है। तो अब हमें समझना क्या है, मैं इस बात को कैसे रहता मालूम है, दुनिया कभी भी टेक्नोलॉजी में और आगे और आगे और आगे बढ़ती जाएगी। आज जैसे 5G है, कल 6G, कल 7G आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। तो फिर क्या करोगे भाई, आप सारे दिन क्या बसते रहोगे, आप यूं बोलते रहोगे भैया हम तो ऑनलाइन क्लास नहीं करेंगे, भैया हम तो मोबाइल यूज नहीं करेंगे, भैया हम तो लैपटॉप यूज नहीं करेंगे। ये बहुत गलत तरीका है। देखिए अच्छा, आपके जितने सामान आप यूज करते हो वो केमिकलाइज्ड है। आज के हर एक में एक फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, अब चारों तरफ से केमिकल अटैक कर रहा है, पोल्यूशन भी कर रहा है, पानी भी कर रहा है। तो क्या करोगे अब तुम, आप क्या कब तक बचते रहोगे? तो मेरा अपना मानना क्या मालूम है, यू टेक अपने हेल्थ की आप इतनी अच्छी केयर करो कि आपकी अपनी इम्यूनिटी इन सब चीजों को अपने आप फाइट कर जाए, और इनको काउंटर करके अपने आप को बैलेंस में रख सकें। देखिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं भी मोबाइल यूज करता हूँ, मैं भी कंप्यूटर पे मैं 5-5 घंटे कोर्स करता हूँ। और मैं तो बहुत एज में हूँ, 72 की एज में हूँ, जी। लेकिन मैंने आज तक 1% भी बता रहा हूँ मैंने। और देखिए मैं वही पेस्टिसाइड वाले, मैं वही केमिकलाइज्ड जो है ना सामान, जो फल सब्जियां मिलती है, मैं उन्हीं को धो के खा रहा होता हूँ। मेरी लाइफ में आज तक मैंने 1% भी उसका कोई नुकसान नहीं देखा। इसका मैंने कारण क्या देखा कि भैया दुनिया में 50 केमिकल नेगेटिविटी आती जाती रहेगी, रेडिएशन आते जाते रहेंगे, कल कम हो गए ज्यादा हो गए होते रहेंगे। अरे मैं कहता हूँ तुम अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा सा हेल्थ केयर लाइफस्टाइल अच्छी करके केयर करो ना, तो आपकी बॉडी इतनी जबरदस्त केपेबल मैं बताता हूँ कि वो किसी भी नेगेटिव फोर्सेस से, केमिकल से अपने आप को, इवन वायरस से बता रहा हूँ, वो अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल सकती है। तो तुम कब तक भागोगे, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कब तक बचोगे? ये तो और आगे बढ़ती जा रही है, और एक्सपेंड होती जा रही है, और हम उससे परेशान हो जाएंगे। तो मेरा मानना क्या है, अब वो समय आ गया है कि जहां पर आपको, अब ये देखिए एक जमाना था जब इतनी सब चीजें नहीं थी ना, तो आप कुछ भी खाते थे तो बॉडी के पास इतना लड़ने का कारण काम नहीं था। आज बॉडी को चारों तरफ से लड़ना पड़ रहा है ना, तो अब आपको ज्यादा केयरफुल होकर, अब ज्यादा अच्छा, ज्यादा होलसम आपको खाना खाना पड़ेगा। अपने एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जो भी है उसको ध्यान देना पड़ेगा।
एंड यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर एयर एंड सनशाइन। जो बॉडी की नीड है वो अच्छी देनी पड़ेगी, जो हम पहले देते नहीं थे, मान लो। तो कारण क्या है, जैसे जैसे देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है ना, उतना उतना आपको भी उनके साथ अपनी हेल्थ केयर ज्यादा करनी पड़ेगी, जो लोगों ने थोड़ा सा लूज ले लिया था या उसको कमजोर कर लिया था। तो उससे क्या होगा, अ, अब इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी आप प्रोटेक्टिव होकर जी पाओगे। और फिर भी चलो बच्चे अब 5 घंटे बैठते हैं, उनकी डाइट ऐसी नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब उसका तरीका क्या मालूम है, पहली बात कि बच्चे अगर 5 घंटे उसके सामने बैठते हैं ना, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि हर आधे घंटे के बाद देखिए मेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि भाई कंप्यूटर का रेडिएशन है और आँखों पे कंटीन्यूअसली स्ट्रेन है। ये 2 जी। बातें हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए मालूम है? पहली बात, कोई भी चीज़ को लंबे समय तक घूरते रहने की उनको आदत नहीं होनी चाहिए। उनको हर 15-20 मिनट के बाद है ना, अपनी आँखें इधर-उधर कर देनी चाहिए और पल के ब्लिंक कर देनी चाहिए। देखिए, ब्लिंकिंग जो है ना, वो अपने आप में रिलैक्सेशन और रेस्ट करने का बॉडी आँखों के स्ट्रेन का तरीका होता है। तो आँखें अपने आप को स्ट्रेन में डालने नहीं देती, पहली बात, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस मिला हुआ है हमें। अच्छा, फिर भी मैं 15-20 आधे घंटे के बाद उनको है ना इधर-उधर थोड़ा घूम लेना चाहिए और उसके बाद हर आधे घंटे के बाद हाथ को रगड़ कर, अपने हाथों को रगड़ के अपने आँखों को है ना एकदम डार्कनेस क्रिएट कर दें, यानी कि पाम ऐसा रखें कि पूरा आँखों में अंधेरा पैदा हो जाए। जैसे ही अंधेरा पैदा हुआ ना, आपके पुपिल्स, आपकी आँखें, मसल सब ज़बरदस्त रिलैक्स होने लगते हैं। तो 2-4 मिनट के लिए ना टीचर को भी अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि बच्चों अपने हाथ रगड़ कर जो है थोड़ी देर के लिए आँखों पे रख लो, ताकि आपकी आँखें रिलैक्स हो जाएँ। ऐसे, जी। तो उससे क्या होता है, उनके इमीडिएट वापस आँखें जो स्ट्रेन में गई हुई होती है, वो वापस रिलैक्स होकर जो है काम करने की योग्य बन जाती है, इस तरह से। तो और देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि आँखों को इसमें कोई शक नहीं है। बच्चों की प्रॉब्लम कहाँ आ रही मालूम है? 5 घंटा आज ऑनलाइन में बैठते हैं, फिर वो वापस घर में अलग से मोबाइल लेके बैठ रहे हैं, फिर टीवी लेके बैठ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आँखों पे पड़ता जा रहा है। लेकिन मेरा मानना क्या मालूम है? अगर बच्चों की डाइट अच्छी है, बच्चे अगर हुँ। हेल्दी एक्सरसाइज खेलते-कूदते खूब है और बच्चे टाइम से सो जाते होता है ना ऐसे, और वो सब मिल रहा है ना, तो बच्चे इन चीज़ों को भी टॉलरेट कर जाएँगे। देखिए कारण क्या होता है मालूम है? सिविलाइजेशन का हमेशा एक नेचर रहा है, होता आदमी जैसे-जैसे, जिस-जिस समय, जैसे-जैसे सर्कमस्टेंसेस में जीता गया ना और जो-जो खाता गया ना, जैसे-जैसे एनवायरनमेंट मिलता हुँ। गया ना, बॉडी उसके अनुसार अपने आप को जी। धीरे-धीरे अडॉप्टेबिलिटी और अकोमोडेशन करने की कोशिश करती है। हुँ। तो देखो एक समय ऐसा आएगा, मैं बताऊँ कि 50 एडिशन हमारे आस-पास में है, लेकिन बॉडी उसको रेसिस्ट कर लेगी। क्योंकि आपने देखा होगा, देखिए आज एस्किमो एस्किमो में आज जो कुत्ते होते हैं, वो एकदम जो है उनके बाल बहुत घने होते हैं। तो जी। कुदरत ने देखो ना कैसी रेजिस्टेंस डेवलप की है कि वो वहाँ पे रहने के कारण वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस डेवलप कर गया और वो आज वहाँ जी। पे आराम से रह सकता है। यहाँ का भालू है, वो 6-6 महीना हाइबरनेशन में जाकर वहाँ छुप जाता है, क्योंकि वो बर्फ में, तो उसको कुछ नहीं होता। क्यों? बॉडी अकोमोडेट हो गई है। ठंडा तो उसको भी लगता होगा, उसका भी नर्वस सिस्टम है, लेकिन उसका खून ठंडा नहीं होता। तो कारण क्या है? बॉडी अकोमोडेटिव हो गई। तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि कि हमें ना ऐसे डर-डर के जीने की ज़रूरत नहीं है कि रेडिएशन है ना, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है ना, हम परेशान हो जाएँगे ना। अरे भैया कुछ नहीं होता है। मैं क्या कहता हूँ, टेक्नोलॉजी 10 फीट की लकड़ी है। मैं कहता हूँ तुम 15 फीट की लकड़ी बन जाओ ना भैया, कब तक डरते रहोगे? टेक्नोलॉजी 15 जी। फीट की हो गई, 20 फीट के बनो। यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर बाय एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा, जो हम थोड़ा पहले लूज़ हो गए थे इस मामले में, बस। तो उससे क्या होगा, बच्चे भी टॉलरेट कर पाएँगे, माँ-बाप को भी घर में ऐसे डैमेजिंग फूड देखकर, देखिए एक तरफ से टेक्नोलॉजी बाहर हमारे सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हमारी बॉडी को फाइट करने पे मजबूर कर रहे हैं, और फिर अंदर फाइट करने के लिए जो सामान चाहिए वो घटिया किस्म का मिल रहा है। यानी कि मेरा सैनिक जो है एक बॉर्डर पे लड़ रहा है, लेकिन हम उसको अच्छा सामान नहीं खिला रहे, तो बेचारा कब तक लड़ेगा? क्या इम्यूनिटी, फिर ये कोरोना क्या, कल और भी 50 वायरस आएँगे, वो फिर अटैक करेंगे, तो कब तक आदमी ऐसे चलता रहेगा? समझे ना? तो इसीलिए मैं इस एंगल से देखता हूँ। देखिए मेरे सामने क्वेश्चन क्या आता है, क्या आदमी प्रोग्रेस करना बंद कर दें? क्या आदमी टेक्नोलॉजी लाना बंद कर दें? आज जी। मोबाइल से आज जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब ये तो आगे जाके और स्मॉलर और स्मॉलर और स्मॉलर ऐसे हुँ। होने वाले, बता रहा हूँ आपको। तो फिर क्या करेगा आदमी? कब तक बचता रहेगा? एक समय ऐसा आएगा कि
वो मतलब गाड़ियों में उड़ने लग जाएगा, तो अब वो अरे नहीं-नहीं ऊपर उड़ने लगेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी भैया। ल तो मान लो अरे भैया देखिए समस्याएँ आने दो, उसके रास्ते निकलते जाएँगे, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इसीलिए अ बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे प्रिवेंशन करने के उनको रास्ता बताओ कि खान-पान उनका थोड़ा बेटर हो ताकि बॉडी अच्छी तरह से इन नेगेटिविटी को रेसिस्ट कर सकें, उनकी आँखों को रेस्ट दो और उनको जो है मतलब उनको प्रॉपर सारे लाइफ़स्टाइल अच्छी कर दो, तो बच्चे इसको टॉलरेट कर जाएँगे। हमारे से तो ज़्यादा बच्चों की एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है, ये समझे ना? इस तरह से। तो इसलिए जी। मैं और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना काल में जो साइकोलॉजिकल जो चेंजेस बच्चों में आ रहे हैं, अब देखिए वो एक डिफरेंट इश्यू है वास्तव में और डेफिनिटली वो पेरेंट्स को जो है उनको चूँकि 24 घंटे सर पे बच्चे बैठे रहते हैं, तो पेरेंट्स जो है ना कई बार इरिटेबल भी हो जाते हैं क्योंकि वो हर वक़्त उनको सँभालते रहना आसान काम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में माँ-बाप को जो है बहुत ही केयरफुली बच्चों को पहली बात तो देखिए मेरा ये मानना होता है कि बच्चे कभी दुनिया में गलत होते ही नहीं है। मेरा पहला सिद्धांत ये बता रहा हूँ मैं। बच्चे कभी गलत नहीं होते, माँ-बाप गलत होते हैं हमेशा। क्यों मालूम है? हुँ, बच्चे क्यों गलत होते हैं? वो बेचारे तुम्हारे घर में आए, एक आत्मा आई, वो तुम्हारे घर में ग्रो होता जा रहा है। वो तुमको देख रहा है ना, किसको देख रहा है दुनिया में? वो तुमको देख रहा है ना, तुम्हारे बिहेवियर को देख रहा है। मैं कहता हूँ यू बिकम द बेस्ट एग्ज़ाम्पल ही भी वो अपने आप समझने लग जाएगा अपने आप में। तुम बेटाइम खाना खाते हो, तुम बेटाइम टीवी देखते रहते हो, तुम अपने खुद ही 4-5 घंटे टीवी में लगे रहते हो, तुम मोबाइल में लगे रहते हो। तुम कैसे बच्चों को टोकोगे ऐसा मत करो, वैसा मत करो? तो इसलिए मेरा मानना क्या होता है, यू बिकम द एग्ज़ाम्पल, देन दे विल ऑल्सो फॉलो यू। इस तरह से। तो मैं बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा और गलत टोकना जो है ना बहुत गलत बात होती है। दे मस्ट बी प्रॉपर उनको वो बच्चे डाँट से कभी नहीं बदलते, एहसास से बदलते हैं। बच्चों में डर पैदा करोगे तो बच्चे ना आपसे डर के झूठ बोलना सीखेंगे। तो बच्चों को झूठ बोलना आपने सिखाया। तो इसलिए मेरा मानना क्या है कि बच्चों को थोड़ा प्यार से उनको डील कीजिए ताकि ये जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये नहीं आएगी। देखिए बच्चे ब हुँ। अगर देखिए ईमानदारी से मुझे पूछोगे ना, जी, सचमुच कोई बच्चा बहुत सचमुच बोल अगर रहे हैं। बच्चा जो है ना हुँ, सचमुच अगर बच्चे को पूछोगे ना देखिए आपने देखा होगा सब बच्चे बचपन में स्कूल जाने के लिए उसको रुला के भेजना पड़ता है। जनरली कई बच्चों को है ना रुला-रुला के भेजना पड़ता है। बोलते हैं ना उठाना पड़ता है, ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है, वो रोते-रोते जा रहे होते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन कारण क्या है कि घर में वो बच्चा अगर आज आपको मौका मिला है, तो उसको घर में रहने दो भई, आपके साथ वो रहने का मौका कहाँ मिलेगा? अरे बच्चा तो सुबह जाता है, फिर वापस दोपहर के 3-4 बजे आता है, फिर सो जाता है। अरे आपको तो अच्छा मौका मिला है, तो इसको एन्जॉय जी, करो मैं यूँ कहता हूँ। तो और बाकी ये ऑनलाइन क्लासेस से मेरे हिसाब से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों मालूम है? समय के साथ-साथ हो सकता है देखो ऐसा भी समय आए कि लोग जो है मैक्सिमम मोबाइल ने, टीवी, कंप्यूटर पे ने इस पे आने लग जाएँ। आज तो आप देख रहे हैं ना, थोड़े दिन में मुझे लगता है ये थिएटर बंद होने लग जाएँगे और ये सारे ओटीपी सारे शुरू हुई क्या बोलते हैं जो इसको नेटफ्लिक्स वगैरह इनके यही चलने लग जाएँगे मुझे ऐसा लगता है। कारण क्या है, समय के साथ-साथ हुँ, बड़ा बदलाव आ रहा है लोगों के जीवन में। तो ये एक्सेप्टेंस हमें होनी चाहिए और हमें भी उसके अनुसार अपने आप को डालना चाहिए और देखिए समय के साथ-साथ बहुत तरह के वायरस आएँगे, जाएँगे दुनिया में। तो आपके बच्चों को कभी वायरस अटैक नहीं करेगा, अगर आपने अपने बच्चों को नेगेटिव मतलब स्ट्रेस फ़ियर नहीं दिया और आपने बच्चों को लाइफ़स्टाइल गलत नहीं दी और आपने उनको खाने में थोड़ा एक हेल्दी फूड की आदत बना के रखी और जंक फूड से थोड़ा बचा के रखा, तो मजाल है दुनिया की कोई ताकत, कोई वायरस उसके अंदर घुस जाए। तो ये चीज़ें जो हैं हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जी। तो इसके अलावा ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं, उनका हाँ, बच्चों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए? किस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए? किस तरह की उनकी अपब्रिंगिंग हो में जैसे ज़िद्दी हो जाते हैं, मनमानी करते हैं या अ, बहुत लोगों की ये शिकायत होती है। तो ऐसे देख में किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग को किस तरह अ, का पूर्णिमा कम्युनिकेशन हो, किस तरह का व्यवहार हो बच्चों के साथ हाँ, किस तरह की चाहिए पेरेंट्स को बच्चों के साथ अ, इंसान हाँ, के तौर उनकी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए पर हाँ, पूर्णिमा जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, देखिए
जिस तरह से मैंने अपने बच्चों को लिया है, मैं उस हिसाब से बता देता हूँ ताकि माँ-बाप समझ जाएँगे। देखिए, पहली बात, मेरे बच्चे मेरी जायदाद नहीं है। They have chosen us and they are traveling through us. वो हमारे थ्रू पास ऑन हो रहे हैं, वो सोल है हज़ारों जन्मों से पता नहीं कहाँ-कहाँ से होते हुए, इस बार उन्होंने हमें चुन लिया है। मेरा काम है एज़ ए गेस्ट आई मस्ट रिस्पेक्ट देम। तो मैं उनको जो देखिए, बच्चे जो है ना, मैं सच बोलता हूँ, बच्चे भगवान होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। माँ-बाप है ना, जब उनके साथ क्रूर और बड़ा रफ़ व्यवहार करते हैं ना, तो मुझे बड़ा दुःख होता है। कारण क्या मालूम है? बच्चे तो देखिए ना, बच्चों में उछल-कूद, नादानी, चिल्लाना, चीखना, ये सब घर में होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, यही तो उनकी उम्र होती है सब काम करने की। अब होता क्या है, तुम बड़े अब तुम्हारे अब हमारी घर की स्थिति ऐसी हो गई है, चुप बैठ, तू चुप नहीं बैठता, तू सारा दिन चिल्लाता चीखता रहता है, सारे दिन तू खेलता रहता है, तू पढ़ता नहीं है। अच्छा, एक माँ-बाप में जो सबसे बड़ी परेशानी हो गई ना पूर्णिमा जी, वो क्या मालूम है? कि आज 3-4 साल का भी बच्चा है ना, उसको माँ-बाप है ना, बाकी और चीज़ों में देखेंगे नहीं, पढ़ता है कि नहीं बस मेरा बच्चा। 5-10 साल का बच्चा है, उसको पढ़ता है कि नहीं बस। पढ़े तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी मैं बता रहा हूँ। अरे भैया, दुनिया में हर बच्चा कुछ सीखना चाहता है, उसको जो सीखना चाहता है, हम उसको सीखने देते ही नहीं। वो स्कूल कहती कि नहीं, तू जो सीखना चाहता है वो नहीं सीखने देंगे, हम तुझे सिखाएँगे जो हमारी मर्ज़ी है। तो फिर वो ज़बरदस्ती रट्टा मारेगा बेचारा। अरे कोई एजुकेशन कोई रट्टा मारने की चीज़ होती है? अरे हर हर बच्चा जानने की कोशिश करता है, एक्साइटमेंट होता है जानने का, आप उसको वो बताओ। और वो अगर बता दोगे जब वो जानना चाहता है, मैं गारंटी देता हूँ उसको कभी मेमोराइज़ नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मेरी माँ ने मैंने बचपन में पूछा मेरी माँ को, "माँ, ये ब ब बरसात क्यों होती है?" मेरी माँ ने बचपन में मुझे कहा, "बेटा, ऊपर भगवान रोता है ना, इसलिए बरसात होती है।" तो मैं ऐसा सोचता था, अच्छा रोता होगा। मैं बताऊँ, मेरी माँ ने मुझे 5 साल की उम्र में ये बात बताई होगी ना, आज मैं 72 में भी वो आज भी वो डायलॉग याद रखता हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि क्वेश्चन मैंने किया था और जवाब उन्होंने दिया था इसीलिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चन करने दिया ही नहीं जाता है बेचारा उनका क्वेश्चन, हम अपना ही क्वेश्चन उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को है ना, माँ-बाप को क्या समझना मालूम है? दे मस्ट बी ट्रीटेड एज़ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और उनके हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और याद रखना, वो आपको बिल्कुल वॉच कर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, आपकी एक-एक हरकत, आपका चिल्लाना, आपका चीखना, आपका अपना चाय कॉफ़ी पीना, सिगरेटें पीना, अल्कोहल पीना, यानी कि गालियाँ देना, जो भी आप करते हैं घर में, अच्छा अच्छा भी करते होंगे, दान भी देते होंगे, प्रेम भी करते होंगे, दे वॉच एवरीथिंग ऑफ योर एक्शन। तो इसीलिए क्या होता है मालूम है कि बच्चों को कभी गलत मत समझिए और उनको कभी डाँटने का मौका नहीं आएगा। हाँ, एक झूठ-मूठ की जो थोड़ी-सी डाँट जो बोलते हैं ना, गुस्सा कभी करना पड़ता है, जब वो लगता है कि कोई ओवर यूज़ कर रहा है और जब कभी-कभार वो बच्चा कर भी जाता है ना, तो मेरा मानना क्या मालूम है, वो डाँटने से ठीक होता है, वो कभी बदलता नहीं है। उसको मालूम है कि डाँट पड़ेगी, चाटा पड़ेगा तो 1-2 डंडे मार देंगे और क्या करेंगे। देखिए, मैं इस बात को जानता हूँ, बचपन में मैं बहुत गलतियाँ करता था, मेरे पिताजी मुझे मारते थे, तो मेरे दिमाग में क्या था, 2-4 डंडे पड़ेंगे, पड़ेंगे यार क्या करेंगे? मैं तो मज़ा ले लिया। तो ये जो चीज़ें ना ठीक हो जाते हैं बच्चे, तो बच्चे एहसास से बदलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को एहसास दिलाना चाहिए कि ये गलत क्यों है और सही क्यों है। क्योंकि देखिए, हर बच्चा दुनिया में समझना चाहता है। तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारा पेरेंटिंग सिस्टम है ना, ये प्रॉब्लम क्या मालूम है? हम बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन बच्चे पैदा करके उनकी साइकोलॉजी का कोई साइंस ना तो कॉलेज में पढ़ते हैं, ना स्कूल में पढ़ते हैं और हम मरते-दुरते ना किसी भी तरह हमारी जो हैबिट्स होती है, उससे हम बच्चों को पाल-पला के बड़ा कर देते हैं बस। ये बड़ा अनोखा मामला है। मेरा मानना क्या मालूम है, इस सरकार को जो है ना, शादी को है ना अप्रूवल ही नहीं देना चाहिए। उनको 2 सर्टिफ़िकेट लेने चाहिए कि एक तो मेल-फीमेल को कैसे आपस में मैनेज करना चाहिए उनके इमोशन को, उसका साइंस कभी समझाया नहीं जाता कि मेल इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर, फीमेल इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर, एक मार्स और एक वीनस है भाई, तो इन दोनों को साथ में जाके रहना है, तो उसका क्या साइकोलॉजी होती है। वो उनको पढ़ाना चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, नहीं तो शादी करने से पहले ये डिप्लोमा लेने के लिए उनको प्रेरणा देनी चाहिए। और फिर बच्चों की भी साइकोलॉजी क्या होती है और एक्चुअल में बच्चों का साइंस क्या है, वो सिखाने के बाद उनको शादी के लिए ना सर्टिफिकेशन, मेरे सर्टिफिकेट तभी इश्यू करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या होता है, शादियाँ भी हो जाती है, पति-पत्नी लड़ झगड़ के ज़िंदगी जी लेते हैं किसी तरह और बच्चे भी उनके पल-पला के बड़े हो जाते हैं ऑटोमैटिकली। तो क्या ज़िंदगी है, मुझे समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैंने ये कोशिश की
कि ये बच्चे क्या है और इनको कैसे डील करना चाहिए। तो मैंने बच्चों को बहुत रिस्पेक्टफुली रखा और बच्चों को हमेशा एक अलग आइडेंटिटी मानकर उनको रिस्पेक्टफुली बात की, आप। और उनको और आज बड़े भी हो गए ना, तो मैं उनको एक गुरु की तरह देखता हूँ। क्यों मालूम है? समटाइम दे आल्सो एबल टू गाइड यू। आज तक बच्चों को देखिए, माँ-बाप को कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तेरे में अक्ल नहीं है, तू क्या मेरे को समझाएगा? मैंने बाल ऐसे सफेद नहीं किए, मैंने तेरे से ज़्यादा अनुभव किया है, तेरे में अक्ल नहीं है, तू गधा है, तू ऐसा नहीं ऐसे। अरे माँ-बाप बेचारे ऐसी-ऐसी गालियाँ देते हैं बच्चों को, उनको पीटते हैं, गालियाँ देते हैं। हाँ। तो आप बच्चों को कैसे आशा करते हो कि वो कल तुमको प्रेम करेगा, मुझे ये बताओ? कल तुम्हारी इज़्ज़त करेगा, कैसे करेगा? तुमने तो उसकी इज़्ज़त ही नहीं की ना। तुम तो उसको उसके ऊपर अधिकार करके ना, उसको डोमिनेट करके अपनी मर्ज़ी से उसको अपनी पसंद थोपते रहे। अपनी पसंद का खाना माँएँ अपनी पसंद का खाना थोपती है। वो बच्चा कुछ खाना और चाहता है, वो माँ को लगता है डॉक्टर शर्मा ने फल खाने के लिए कहा है, तो मेरे बच्चे को मार-मार के डंडा खिला के फल खिलाऊँगी। अरे भैया ऐसे नहीं खाने वाला है, समझ आएगी तो अपने आप खा लेगा। तो पर अब तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट बना-बना कर ना माएँ भी पीछे लगी रहती है। फादर अपने एटीट्यूड, अपनी फिलॉसफी, मैं इस फलाने गुरु के पास जाता हूँ, मैं फलाने मंदिर जाता हूँ, तू भी चल मेरे साथ, हाथ जोड़ उसको चल। और वो कहता है, मैं क्यों जोड़ूँ भैया, तुम जाओ तुम्हारी मर्ज़ी। तो होता क्या है, आप देखोगे तो बच्चा सिवाय थोपने यानी कि मैं 3 चीज़ें बोलता हूँ, बच्चे आपके दुश्मन बन जाएँगे अगर 3 चीज़ें आपने की, रोका, थोपा और टोका। रोका, थोपा और टोका, तो बचपन समझो तुम्हारा बच्चा दुश्मन होना शुरू हो गया तुम्हारा। और फिर माँ-बाप कहते हैं ना, हमारे बच्चे हमको नहीं देखते, क्यों देखेंगे भैया? तुमने ऐसा क्या कर दिया? तुमने कौन-सा बड़ा अनकंडीशनल लव दिया उनको? तुमने कौन-सी उनको बड़ी रिस्पेक्ट दे दी? मैं कहता हूँ अगर रियल लव और रिस्पेक्ट बच्चों को मिलती है ना, वो बच्चे दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, माँ-बाप जैसा इतना पवित्र प्यार उसको कहीं नहीं मिलने वाला है। और मैंने इस बात को जीवन में समझा और यही चीज़ मैं लोगों को भी गाइड करता हूँ कि भाई आप है ना, बच्चों को जायदाद की तरह मत ट्रीट करो, वो मेहमान है, मेहमान की तरह ट्रीट करो। भाई साहब आपके लिए अच्छी स्कूल लाऊँ, भाई साहब आज आपके लिए अच्छे-अच्छे कपड़े लेके आऊँ भाई साहब आज आपके लिए क्या लेके आऊँ? लोग पूछते हैं "यू आर लाइक दिस, देन दे विल बिकम योर फ्रेंड।" और आज भी देखिए मेरे बच्चे जो है ना मेरे फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। मैं उन पे हक नहीं जताता कभी भी, मैं उन पे अधिकार नहीं जताता कभी भी। तो इससे क्या होता है कि देन दे रिस्पेक्ट यू आल्सो। ये सबसे बड़ी बात है। और ये हेल्दी रिलेशनशिप जो है ना, ये एक्चुअली मैं ये बता रहा हूँ, गले लगाना, बच्चों को एप्रिशिएट करना, बच्चों को मतलब कंडेम नहीं करना, उनको फालतू की डाँटें नहीं मारते रहना, टोकते नहीं रहना, तो वो बच्चा है ना फिर खुश रहता है। उसके घर में ना उसको आते ही देखिए जनरली कोई बाप घर में आता है ना, तो बच्चा नाचता नहीं है, मेरा बापू आ गया, मेरा बापू आ गया। अगर ऐसे नहीं कर रहा है ना, तुम गलत बात को ऐसा उसको बोलना पड़ेगा वास्तव में, इस तरह से। तो हाँ, हाँ, तो उसको मुझे ऐसा कहना पड़ेगा सॉरी मेरा बीच में ज़रा एक फ़ोन आ गया था। हाँ, जी, जी। हाँ। तो एक्चुअली वो थोड़ा मैं बंद नहीं कर पा रहा बहुत ही वो अहम बात है डॉक्टर शर्मा आप बता रहे हैं मतलब मुझे लगता है कि माँ-बाप की आँखें खोलने वाली बात है। क्योंकि माँ-बाप तो प्रॉपर्टी मान के चलते हैं बच्चों को अपनी और अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि नहीं आपको उनको गेस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनको आप जो व्यवहार देंगे वही आपको बदले में मिलेगा, जो भाव इंटेंशन देंगे बच्चों को अगर आप जो कह रहे हैं कि रोकिए नहीं, टोकिए नहीं, थोपिए मत, तो वो आपसे सचमुच प्यार करेगा। पूर्णिमा आपको जी आप सचमुच ज़रा अगर आपने सचमुच सम्मान सचमुच आप पूर्णिमा जी खुद ही सोचिए, आप कैसे आदमी के पास ज़्यादा जाना पसंद करती है, जो आपको थोड़ा कुछ गाइड करता है, सजेस्ट करता है, अपनापन देता है, थोड़ा थोड़ा एप्रिशिएट भी करता है और आपकी कमियों को बड़े आराम से आपको समझा के बताता है। आपको ना टोंट मार के, ना व्यंग मार के, ना आपको नीचा गिरा के तो नहीं बात करता ना। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा भी तो ऐसे ही है ना, वो भी तो एक एक सोल ही तो है ना। आप एक एक सोल दूसरी सोल के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं वास्तव में। जी, बिल्कुल। बहुत ही अहम बातें आपने बताई और बहुत सारे पेरेंट्स के लिए, माँ-बाप के लिए आँखें खोलने वाली बातें हैं, जिसको वो नहीं समझते शायद कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। कि आप जैसे बता रहे हैं अगर पेरेंट्स की प्रेज़ेंस में बच्चे को अगर खुशी नहीं होती, वो खुशी से नाच नहीं उठता, तो कहीं न कहीं माँ-बाप कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। तो वो
अनुभव, वो फीलिंग बच्चों में आनी चाहिए, ऐसी परवरिश होनी चाहिए। वो तब होगी जब आप ही वही सब सम्मान, वही प्यार और वही आपका एटीट्यूड होगा बच्चों के प्रति जो होना चाहिए। और जब आप उन्हें रोकेंगे हाँ, पूर्णिमा जी मैं आपको टोकेंगे बताना चाहता हूँ, सम्मान मेरी देंगे। देखिए मेरी हुँ, लड़की है, मेरी भी लड़की है। जी, आप जी। जानते हैं कि देखिए आज लड़की को जिस ढंग से माँ-बाप रखते हैं, मेरी लड़की अगर मान लो इस हद तक हमारा उसके साथ में प्यार था, रिस्पेक्ट थी कि अगर उसने इस कॉलेज में किसी लड़के को देखा और उसके अंदर हुँ, प्यार फूटा, तो वो आके बाप से तो कभी कोई कहती नहीं है, डर लगता है ना कि बापू डाँटेगा या नहीं तो वो मुझे रोकेगा। हुँ, तो वो मुझसे आके कह सकती थी कि पापा आज एक लड़के ने मेरे को इस तरह से प्रपोज़ल दिया। तो आप ज़रा सोचिए कि इतना हिम्मत कहने हुँ, के लिए कब होना चाहिए जब फादर दोस्त की तरह है तो ना, इस तरह से। बिल्कुल। और मैं तो ये देखिए आप बच्चों के बीच में आर्टिफिशियलिटी, झूठ कैसे लेकर आते हैं? क्योंकि आप डर और अपने सिस्टम डिसिप्लिन पैदा कर देते हैं उनके बीच में, जिसको अंदर वो बनना नहीं चाहते कभी भी, ध्यान रखना। तो इस तरह से ये तो ये सब चीज़ें ना देखिए मैंने देखा है एक आर्टिफिशियलिटी ज़्यादा होती है रिलेशनशिप में, जो माँ-बाप और बच्चों के बीच में भी। वो ज़बरदस्ती क्या बोलते हैं ना कि माँ-बाप के साथ एक अच्छे बनने का व्यवहार कर रहे होते हैं। अंदर से तो वो आप देखिए बच्चों की रियलिटी देखनी ना पूर्णिमा जी, आप घर में लॉक करके बच्चों को छोड़ के चले जाओ और सीसीटीवी कैमरा लगा दो। वो पीछे जो करते हैं ना, वो एक्चुअल रियलिटी है। तुम्हारे सामने जो करते हैं वो रियलिटी नहीं है। वो झूठ है। वो आपके डर के मारे क्यों बैठे हैं घर में ऐसे? हुँ, क्या कहती हैं आप? जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप बच्चों को वैसे भी देखा है जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा खुल के बात करते हैं, उनको बोलते हैं ऐसा कि हमारे मम्मी-पापा को मत बताना ये बात हमारे लिए कर दो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल है। मेरे भी पोते ऐसे ही बोलते हैं, पापा को मत बोलना, मम्मी को मत बोलना। वो मुझे भी ऐसे ही कहते हैं वास्तव में। अच्छा एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको कि बेटे और पोते में क्या डिफ़रेंस होता है जो मैंने देखा कि लोग बेटे के साथ वो व्यवहार नहीं करते, जो पोते के साथ बड़ा प्यार करते हैं। इसका कारण क्या मालूम है? पोते के साथ है ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है लाइफ़ की। वो उसको सबको मालूम है कि इसका भविष्य में मेरे को इससे कोई लेना-देना नहीं करना है। बेटे के साथ बड़ा एक्सपेक्टेशन माइंड होता है, तो इसलिए उनको उनके साथ बड़ा वो हिसाब-किताब रख के काम कर रहे होते हैं। तो हुँ, इसीलिए मेरा मानना क्या मालूम है कि ये जो पोते और बेटे में जो एक बाप का जो बिहेवियर होता है ना, वो बड़ा डिफरेंस हो जाता है, बता रहा हूँ। एक बाप अपने बेटे के साथ जो बिहेवियर किया ना, वो पोते के साथ ऐसा नहीं करता, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है बाद में। तो मेरा मानना क्या है, अपने बेटे के साथ वो व्यवहार करो, जो तुम किसी पोते के साथ करते हो। जी, आप जानते हैं पोते की हर वीकनेस को आप अपने ग्रैंडसन की हर वीकनेस को है ना, वो दादा बड़े प्यार से हैंडल कर रहा होता है। जी, बिल्कुल। और ग्रैंड जबकि पेरेंट्स को जी, हाँ, और बेटे को जो है टॉन्ट मार रहा होता है, "तू है ना बहुत जंक फूड खाता, तू है ना तू सामने ढंग से नहीं बोलता, तू ऐसा नहीं करता।" तो अगर अगर ग्रैंडसन ने अगर कुछ गलत बोल भी दिया ना, तो दादा उसको बड़े प्यार से समझाएगा, "बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अब आप जो बड़े होते जा रहे हो।" कुछ भी मान लो, तो उसका स्टाइल अलग होगा और बेटे की डाँटने का स्टाइल अलग होगा, ये बड़ी अजीब-सी बात है। तो तो मुझे क्या लगता है कि कहीं जी, एक्सपेक्टिंग जो है ना ये बीच में और इसके साथ नॉन एक्सपेक्टिंग माइंड है। तो अनकंडीशनल लव सिर्फ़ पोते को मिलता है, याद रखना। बेटे के साथ हिसाब-किताब वाला प्यार मिलता है। जी और जिस तरह आपने कहा कि एक शादी से पहले भी पेरेंट्स मतलब लड़की-लड़के की काउंसलिंग होनी चाहिए ये बताने के लिए कि शादी क्या है क्योंकि उसी का रिफ्लेक्शन फिर जो वो उनके आपस में रिलेशन होता है वही बच्चे में रिफ्लेक्शन जाता है। उसका भी व्यवहार माँ-बाप का बच्चे के प्रति वैसा होता है, आपस में वो जो देख रहा होता है माँ-बाप को सही है, वही बिल्कुल सही बात है। रहा होता है वैसी फीलिंग्स वैसी जो उसके वाइब्स हैं उसके अंदर वैसी वो ट्रांसफर हो रही होती हैं। उसी माहौल को वो देख रहा होता है, उसी में वो जी रहा होता है और वो सबको एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है और वो उसकी आगे की पर्सनैलिटी पर भी इसका असर पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बस पूर्णिमा जी मेरा ये मानना है कि वायरस से माँ-बाप को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई दुनिया का वायरस हज़ारों आएँगे, जाएँगे। आप अपने बच्चे की हेल्थ की केयर करें और उसको प्यार से गले लगाकर अपने साथ में रखें। आपकी अपनी ऊर्जा उसको इतना शक्तिशाली बना देती है कि दुनिया की कोई नेगेटिविटी उसके आस-पास नहीं पटक सकती, मेरा यूँ कहना है। जी, अंत में एक बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे का
न्यूबॉर्न से लेकर और जो 13, 14, 15, 16 साल के हैं, उनका खान-पान कैसा होना चाहिए और उनकी लाइफ़स्टाइल और दिनचर्या बच्चों की कैसी होनी चाहिए? देखिए, एक बात तो मैंने बताई कि एक तो भूख से खाना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, और दूसरा क्या है, उनको है ना, देखिए सुबह नेचुरल जो जो से क्या खाना प्लांट चाहिए? प्रोटीन्स है सोने ना, से पहले क्या खाना चाहिए? हाँ, हुँ, हाँ, देखिए प्लांट प्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये बॉडी के लिए नॉन टॉक्सिक होते हैं। जैसे नट्स है, स्प्राउट्स है, आप इनके इनके दूध या इनके नट मिल्क पिलाइए या इनको ज़्यादा दीजिए बच्चों, कोकोनट खिलाइए, मूँगफली खिलाइए, अखरोट बादाम खिलाइए, जो भी अवेलेबल आपके हिसाब से। और हो सके तो स्प्राउट्स की आदत डालिए, क्योंकि स्प्राउट्स से ना बॉडी को जो अच्छे प्रोटीन मिलना चाहिए वो मिल जाते हैं, तो आपको फिर नॉन-वेज, अंडे, ये ज़्यादा दूध, पनीर में इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देना नहीं पड़ेगा, ये मेरा कहने का मतलब है। और दूसरी बात क्या है, ये तो एक बार उनको नट्स किसी भी रूप में दीजिए दिन में, चाहे वो कभी भी दीजिए। देखिए बच्चे मूडी होते हैं, उनका टाइम टेबल बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और दूसरी बात, एक बार बच्चों को दिन में कम से कम ऐसी डाइट प्रॉपर ज़रूर बनाइए कि जहाँ पूरा परिवार बैठ के फल खा रहा है और आपके बच्चे भी उस समय केवल फल ही खा रहे हैं बस। उनको फल ही खाना एक बार कम से कम दिन में। हुँ, और फिर आप अगर जी। सलाद खाने की एक बाउल भर के खाने की आदत डालोगे, तो बच्चे भी आपके साथ खाएँगे। आप खुद तो नहीं खाते हो और सोचिए कि बच्चे सलाद खाएँगे तो कभी नहीं खाने वाले। तो बच्चों को एक बार सलाद खाकर खाना खाने की एक हैबिट सी बचपन में डाल दो, तो कम से कम एक हेल्दी हैबिट उनके अंदर रहेगी, तो उनका पेट साफ होगा, डेफिशिएंसी नहीं होगी, बॉडी में सारे एलिमेंट्स, विटामिन्स मिलते रहेंगे। और तीसरी चीज़, एक सीज़नल जूस, चाहे वो गाजर का हो, वेजिटेबल का हो, मौसम्बी का हो, जो भी अवेलेबल हो, सस्ता हो, गन्ने का रस ही हो, तो वो उनको एक बार दिन में ज़रूर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि बॉडी में इतना भी चला गया ना, एक बार नट्स, एक बार फ्रूट्स और एक बार सलाद और एक बार जूस, तो बाकी घर का खाना तो है ही है, सब जो भी खाते हैं लोग आजकल, चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी जो भी है, तो बस। तो बच्चों को इस तरह से उनको देते रहिए, तो बच्चे जो है बहुत हेल्दी रहेंगे, इम्यूनिटी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और फिर दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट क्या मालूम है, बच्चों को बहुत नाज़ुकता से मत पालिए, उनको थोड़ा धूप में, मट्टी में, धूल में खूब खेलने दीजिए, उनको बहुत खेलने के लिए। देखिए मैंने बच्चों को कभी ये नहीं पूछा तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, मैंने बच्चों को पूछा खेले कि नहीं खेले। जानते हो क्यों? भैया सुबह 7 बजे स्कूल गया, 2 बजे 3 बजे घर आ रहा है, और मैं फिर बच्चे को बोलूं तू पढ़ने बैठ, ये क्या नॉनसेंस है भैया? क्या बच्चा क्या पढ़ने के लिए पैदा हुआ है कि सारे दिन पढ़ता रहे? अरे उसकी जिंदगी उसको जीनी है, उसको खेलना कूदना भी है। तो मैं बच्चों को हमेशा खेलने कूदने के लिए प्रेरणा देता था, पढ़ने के लिए नहीं। क्योंकि मुझे मुझे मालूम था ये इतनी पढ़ाई 5-5 6 घंटे करके आ गया है और मैं और पढ़ाऊँ बेचारे को। तो इस तरह से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को है ना, माँ-बाप ये ना समझे कि घर में आ गए तो बस पढ़ता ही रहे, घर में आ गया 1-2 घंटा खाना खा ले, फिर पढ़ता रहे, फिर थोड़ा खाना खाया, फिर पढ़ता रहे। ये क्या नॉनसेंस है? बच्चे पता नहीं क्या माँ-बाप पागलों की तरह पढ़ाई लेके पीछे पड़े रहते हैं। तो कम से कम ये ऐसा ना करें और उनको हेल्दी लाइफ़स्टाइल खेलने के लिए खेलने का मौका दें, तो उससे बच्चे ना बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा एक बात और बता दूँ मैं, बच्चों को है ना वीडियो गेम्स खेलने से इनसे कभी रोके मत। क्यों मालूम है? वीडियो गेम में ना बहुत दिमाग लगा के खेलना पड़ता है। उससे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है कि ये करने से ऐसा जी, क्या होगा, ये करने से ऐसा क्या बिल्कुल। होगा। तो उनका माइंड का विकास होता है, मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, देखिए बच्चा कुछ हुँ, भी हुँ। करे, वो उनको वो फाइनली फाइनली मेंटली किसी किसी ना चीज़ की कोई बुरी मतलब कर रहा होता है। समझे ना? बाकी तो देखिए हुँ, फिर तो ये जैसे-जैसे बच्चों को मौका मिलता जाएगा ना टैलेंट के, वैसे-वैसे बच्चा सीखता जाता है अपने समय से ऑटोमैटिकली। ठीक है ना? तो बस खान-पान में इतना ही ध्यान रखना है कि घर में जंक फूड की व्यवस्था मत कीजिए। ओकेजनली बच्चों को है ना संडे खिला दीजिए। एक एक अब बच्चों को देखिए, अब बच्चों को खुद पूछिए, बेटा ये थोड़ा जंक फूड है ना, वो बच्चों को बोलेगा हाँ जी। तो वो उसको बोलना कि फिर एक काम करो, हम संडे-संडे खाएँगे इसको। पिज़्ज़ा खाना है कोई बात नहीं बेटा, हम ज़रूर खिलाएँगे, संडे खाएँगे या नहीं तो 15 दिन में 1 बार खाएँगे, ऐसे। तो बच्चों से पूछ कर कन्फर्मेशन करके उनके साथ बात करो। आप मत कहो नहीं तुझे मंडे ही मिलेगा, वरना कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। आप अपने नियम मत थोपो, बच्चों से नियम बनवाओ। तो बच्चों को पूछो कि टीवी कितनी देर देखनी है बेटा? टीवी देख कितनी देर देखना अच्छा रहता है? तो बच्चे खुद ही बता देंगे कि इतनी देर। तो अच्छा इसके बाद में और टाइम ज़्यादा हो गया, बोलना कि फिर क्या पनिशमेंट दूँ? तो खुद ही बोलेगा, बोला पनिशमेंट भी तू ही बताएगा और टाइम भी तू ही डिसाइड करेगा। तो कभी भी ध्यान में रखना, व्हेन चिल्ड्रन डिसाइड एवरीथिंग, तो ऑटोमैटिकली है ना आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना ही बंद हो जाता है। ठीक है ना? तो बच्चों को बस ऐसे रखिए आप उसको बिल्कुल मज़े से, तो आप क्या बोलते हैं, आपका प्यार भरा जीवन आपके साथ चलता रहेगा। ठीक है?